हर घर पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भागों में हमने मूल निवासियों के विस्थापन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और जिसमें हमने पिछले भाग में उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों का विस्थापन किस प्रकार हुआ इस पर चर्चा की थी। और आज हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार यूरोपीय लोग आए और किस प्रकार मूल निवासियों के प्रति उनकी धारणा बदली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर है। और इन्हीं समुद्री तूफानों के चलते ही यहाँ आसानी से लोग नहीं पहुँच पाए और इसी वजह से काफ़ी समय तक यह बाकी विश्व से कह सकते हैं कि कटा रहा। लेकिन हाँ, मूल निवासी यहाँ रहा करते थे, उनका अस्तित्व यहाँ था। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के विकास से यह चर्चा कि किस प्रकार यहाँ मनुष्यों का आगमन हुआ, मूल निवासी किस प्रकार रहा करते थे, कब यूरोपीय लोग आए। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो है ऑस्ट्रेलिया में वो लगभग 40,000 वर्ष पहले पहुँचा था। और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये न्यू गिनी के रास्ते आए थे। लेकिन जो मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वे ऐसा नहीं मानते। उनकी परंपराओं के अनुसार वे बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि हमेशा से ही यहीं रहते रहे हैं और इनको एबरिजिनीज कहा जाता है। इसके बाद मूल निवासियों की स्थिति किस प्रकार थी जब तक यूरोपीय लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। तो 18वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों का आगमन शुरू हुआ यहाँ। उस समय मूल निवासी के लगभग 750 तक समुदाय थे और ये अपनी अलग अलग भाषाएं बोला करते थे और इनमें से लगभग 200 के आसपास भाषाएं आज तक बोली जाती हैं। और काफ़ी इनका विशाल समूह जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था। इनको टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहा जाता था और ऐसा माना जाता है कि भाई ये कहीं और से आए हैं और इनकी जो नस्ल है वो अलग है, मतलब कि एबरिजिनी से ये लोग अलग हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की खोज की कि किस प्रकार इसकी खोज हुई। तो 17वीं शताब्दी में यानी कि 1606 ईस्वी में एक डच यात्री थे विलियम जॉन्स, वो ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे। और उसके बाद 1642 ईस्वी में एक डच नाविक तस्मान एक ऑस्ट्रेलिया के टापू पर पहुँचे और इसीलिए इस टापू का नाम तस्मानिया रख दिया गया। और इसी साल न्यूजीलैंड की भी खोज हुई। और न्यूजीलैंड, जैसा कि हमने पिछले भाग में भी अध्ययन किया था कि न्यू मतलब नया और जी समुद्र के लिए प्रयुक्त शब्द हुआ करता था, जिससे कि समुद्री भूमि, इस तरह से इसका नाम पड़ा न्यूजीलैंड। अब खोज के काफ़ी समय बाद तक भी ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूरोपीय देश ने अपना जो है उपनिवेश स्थापित नहीं किया। और 1770 की बात है, इंग्लैंड के ही एक नाविक थे जेम्स कुक, वो या ऑस्ट्रेलिया के एक टापू था बॉटनी बे, वहाँ पहुँचे और इस टापू का नाम उन्होंने न्यू साउथ वेल्स रखा। और यहाँ इन्होंने पूरा मानचित्र तैयार किया ऑस्ट्रेलिया का और काफ़ी जगहों के इन्होंने नाम भी दिए। और ये जो मानचित्र इन्होंने बनाया, ये आगे आने वाले जो नाविक थे उनके लिए बहुत अच्छा स्रोत सिद्ध हुआ। और 1788 ईस्वी में, यानी कि 18वीं सदी के लगभग अंत में ही हम कह सकते हैं, ब्रिटेन ने अपनी बस्ती बसाई और उसका नाम रखा सिडनी। और उस समय रहने के लिए नहीं, ये लोग मतलब कि ब्रिटेन वासी इंग्लैंड अपराधियों को, जो अपराधी इनके देश में हुआ करते थे और जिनको देश निकाला दिया जाता था, तो वो देश निकाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन अपराधियों को भेज दिया करते थे। अब जिस समय मूल निवासी जो हैं यूरोपीय लोग आए, तो मूल निवासियों का कैसा रवैया था। तो रवैया उत्तरी अमेरिकी मूल निवासियों की तरह ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, इन्होंने भी यूरोप वासियों का स्वागत किया और बहुत ही इनकी गर्मजोशी से इनका स्वागत किया और इनकी काफ़ी सहायता किया करते थे। और जो यात्रियों की ब्यौरे भी हैं, उसमें भी ऐसा उपलब्ध है कि भाई
मूल निवासी और जो यूरोपवासी है, शुरू में इनके जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे रहे, मित्रतापूर्ण रहे। लेकिन 1769 ईस्वी में ब्रिटेन के एक नाविक थे जेम्स कुक, उनकी किसी आदिमवासी ने हत्या कर दी और इसके बाद यूरोपवासी भड़क उठे और इनके संबंध भी जो हैं वो बिगड़ गए, यानी कि मूल निवासियों के और यूरोपवासियों के। फिर धीरे धीरे जैसे इन्होंने उत्तरी अमेरिका में खेती के लिए जंगलों का सफाया शुरू किया और मूल निवासियों को अपनी जगह से पीछे हटना पड़ा, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। यूरोपवासियों ने खेती के लिए जंगलों का सफाया किया और मूल निवासी जो थे उन्हें अपनी जगह से पीछे हटना पड़ा। और इसी के साथ शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास की कहानी, क्योंकि अब यूरोपीय उपनिवेश तो स्थापित हो ही गया था ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ ही यहाँ इन्होंने शुरुआत में खेती से शुरू किया और एक भेड़ थी, भेड़ की किस्म थी मेरिनो भेड़, उसको पालने के लिए बड़े बड़े भेड़ फार्मों की स्थापना की गई और कृषि करने के लिए जंगलों की सफाई शुरू कर दी गई। गेहूं का उत्पादन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी वृद्धि भी हुई और मदिरा बनाने के लिए फलों के, विशेषकर अंगूर के बहुत बड़े बड़े बाग लगाए गए और साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन थे जिसमें कि खनिज, अयस्क, उनके लिए खनन उद्योगों की स्थापना की गई और धीरे धीरे इससे जो ऑस्ट्रेलिया का है आर्थिक समृद्धि, उसका आधार तैयार हुआ। और इसी के चलते चीनी प्रवासी भी यहाँ आने लगे। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपवासियों ने कार्य के लिए मूल निवासी को इनसे काम लिया, बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में, जैसा कि आपने उत्तरी अमेरिका में भी पढ़ा था, इनसे काम करवाया जाने लगा। मतलब कि दास और इन मूल निवासियों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। लेकिन बाद में सस्ता श्रम प्राप्त करने के चक्कर में यूरोपवासियों ने चीन के अप्रवासियों का सहारा लिया और बहुत जल्द ही इनकी संख्या बढ़ने लगी, यानी कि चीनी लोगों की संख्या बढ़ने लगी। ऑस्ट्रेलिया में जो ये गोरी सरकार थी, यूरोपीय सरकार थी, वो घबरा गई। उनको लगा कि अगर ये एशियाई लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो ये हम पर हावी हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1974 ईस्वी तक इन्होंने जो गोरे नहीं थे, मतलब कि गैर गोरे लोग जो थे, उनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर रखने की नीति अपनाई और इसके बाद फिर अनुमति दी गई एशियाई लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने की। अब समस्या थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कोई नहीं थी, तो 1911 ईस्वी में इस दिशा में काम किया गया और राजधानी बनाने का निर्णय किया गया और राजधानी बनाया गया कैनबरा को। और ये जो शब्द है कैनबरा, ये कैम्बरा से लिया गया है और इसका अर्थ है सभा स्थल। आप चित्र में देख भी रहे हैं किस तरह का ये शहर है कैनबरा। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का विकास शुरू हुआ, राजधानी का निर्माण हुआ और मूल निवासियों और यूरोपियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि संघर्ष शुरू हुआ और ये शुरू हुआ था जेम्स कुक की हत्या के बाद से। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो मूल निवासियों के प्रति बदलाव की लहर भी देखी गई यूरोप वासियों के मन में। चलिए अब इसका कुछ इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला योगदान रहा W.E.H. स्टेनर का। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस 1968 ईस्वी में, और इससे यूरोप वासियों में जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति जो है उसको जानने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई। और काफ़ी समय तक जो है यूरोप वासी जो थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति, इतिहास, उसको जानने का कोई प्रयास नहीं किया। और वो जो अपने इतिहास की, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की शुरुआत भी 1606 ईस्वी से ही किया करते थे। इससे पहले कुछ भी नहीं, 1606 से इतिहास शुरू करते थे। और उसका कारण ये था कि मूल निवासियों के प्रति इनका जो रवैया था यूरोपीय लोगों का, वो शत्रुतापूर्ण था।
और इसीलिए उन्होंने ना तो मूल निवासियों की किसी परंपरा का वर्णन किया और ना ही इतिहास का। तो जब ये स्टैनर ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, फिर यूरोप वासियों के दिल में चाहत उत्पन्न हुई कि भाई मूल निवासियों के बारे में भी जाना जाए। अब ये एक शुरुआत थी जो कि यूरोपीय लोगों की दिल में इन मूल निवासियों के प्रति कुछ कह सकते हैं कि दया की भावना का विकास हुआ। और इसी संदर्भ में हेनरी रेनॉल्ड्स, ये एक महान लेखक थे ऑस्ट्रेलिया के, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, वाई वरंट वी टोल्ड। इसका अर्थ है कि हमें बताया क्यों नहीं गया। और इस पुस्तक में उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास लिखा जाता था परंपरागत ढंग से, कि मतलब जैसे जब यूरोपीय लोग आए यहाँ 1606 से, तो इस चीज़ की इन्होंने बड़ी आलोचना की, क्योंकि कैप्टन कुक जब आए उसी से ऑस्ट्रेलिया का इतिहास आरंभ करते हैं। तो रेनॉल्ड्स का कहना था कि भाई हमें ऑस्ट्रेलिया के जो ये मूल निवासी हैं, जो हज़ारों साल से यहाँ रह रहे हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रकाश डालना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बड़ा कार्य भी किया। और इन सब के चलते जो यूरोप वासियों के मन में मूल निवासियों का जो इतिहास है उसको जानने के लिए एक नई प्रेरणा जो है वो उत्पन्न हुई। और इसी क्रम में जो है मूल निवासियों की संस्कृति के अध्ययन करने की शुरुआत हुई। और यूरोप वासियों ने इनकी संस्कृति को स्टडी करने के लिए जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ थी, यानी कि विश्वविद्यालय थे, वहाँ पे स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाए, विभाग बनाए, और वहाँ इन मूल निवासियों की जो कला थी इनको आर्ट गैलरीज में भी स्थान दिया जाने लगा। और इनकी जो संस्कृति है उनको समझने के लिए संग्रहालय बनाए, उनकी स्थापना की। और मूल निवासियों को भी प्रेरित किया कि भाई आप भी अपना इतिहास जहाँ से आप जानते हैं वहाँ से लिखना, उनसे प्रारंभ करवाया। और ये एक बड़ा ही प्रशंसनीय कदम था यूरोप वासियों द्वारा जो मूल निवासियों के प्रति लिया गया। और 1974 ईस्वी में ही जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार थी, उन्होंने बहुसंस्कृतिवाद, इसका अर्थ है एक से अधिक संस्कृतियाँ, इस सिद्धांत को अपनाया। और जिसमें मूल निवासियों यूरोप और एशिया और इनके अप्रवासियों, मतलब कि इनके जो अप्रवासी थे जो यूरोप और एशिया से आए थे, उनकी संस्कृतियों के बराबर मूल निवासियों की संस्कृति, इन सबको बराबर सम्मान प्रकट किया गया। और ये हम कह सकते हैं निस्संदेह एक नया युग मूल निवासियों के लिए शुरू हुआ। और इसी क्रम में जूडिथ राइस का योगदान भी एक बड़ा प्रभावशाली रहा। ये ऑस्ट्रेलिया की एक महान कवियत्री थी, कविताएं लिखा करती थी, और इन्होंने बड़ा ही मूल निवासियों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया, बड़ा प्रभावकारी अभियान चलाया। और इनका कहना था कि भाई अगर हम गोरे लोगों को और मूल निवासियों को अलग अलग रखेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और इस संबंध में उन्होंने बड़ी प्रभावशाली कविताएं भी लिखी, आयोजन भी किए। तो उससे जो यूरोपीय लोग थे उन पर बड़ा ही जादुई प्रभाव पड़ा। और इसी के साथ टेरा न्यूलियस की नीति अपनाती थी ऑस्ट्रेलिया की सरकार। तो ये टेरा न्यूलियस की नीति क्या थी? 1970 के दशक में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी जो संस्थाएं थी, उन्होंने मानवाधिकार पर बल देना शुरू किया। इसी के चलते जो ऑस्ट्रेलिया के लोग थे उनमें एक नई जागृति उत्पन्न हुई। और उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई उन्होंने, मतलब कि यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों के साथ कोई भी भूमि अधिग्रहण संबंधी समझौता नहीं किया। और कारण उसका ये था कि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार थी वो ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती थी। और टेरा न्यूलियस का अर्थ ये था कि ऐसी भूमि जो किसी की भी नहीं है, सभी की है। लेकिन 1992 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो थी, मतलब हाई कोर्ट ने टेरा न्यूलियस की नीति को अवैध घोषित किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाई 1770 से पहले जो मूल निवासियों के दावे थे, मतलब जिन मूल निवासियों की ये भूमि थी, उन दावों को इन्होंने मान्यता दे दी।
अब ये टेरा न्यूक्लियस नीति का अंत होना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल निवासियों की ये बहुत बड़ी जीत थी, और या कहें कि उनके अधिकार उन्हें देने के लिए बड़ा इसने प्रशंसनीय कदम था, टेरा न्यूक्लियस की नीति का अंत। और ये बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक और समस्या थी, मिश्रित रक्त वाले बच्चों की नीति। अब गंभीर समस्या थी यह ऑस्ट्रेलिया की। वो बच्चे जो यूरोप वासियों और मूल निवासियों के बीच संबंधों के कारण उत्पन्न हुए थे, उन बच्चों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। अधिकार तो छोड़िए, उन्हें बल्कि यंत्रणाएं दी जाती थी। जो गोरे बच्चे होते थे उनके साथ अलग व्यवहार होता था, और जो काले होते थे उन बच्चों को अलग कर दिया जाता था और घोर अन्याय किया जाता था उनके साथ। और सरकार ने फिर 1999 ईस्वी में, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 1820 से 1970 ईस्वी के बीच जो ये बच्चे गुम हुए, यानी कि काले बच्चे जो कि अन्याय का शिकार हुए, हर तरह की यंत्रणाओं का शिकार हुए, उनके लिए माफ़ी मांगी। और साथ ही जो 26 मई का दिन है, हमेशा के लिए, आगे के लिए राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाने की उन्होंने घोषणा की। और ये एक मूल्यवासियों की महान विजय थी, और धीरे धीरे वो मुख्य धारा में आए। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। हैव ए गुड डे।